मानवर उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती का आयोजन वर्ष 2018 में किया गया था। परीक्षोपरांत दिनांक 21 मई 2020 को भर्ती का परिणाम जारी किया गया। तत्पश्चात 21 मई 2020 को 67,867 अभ्यर्थियों की एक सूची विभाग द्वारा प्रकाशित की गई, जिसमें आरक्षित वर्ग, दिव्यांग, दलित एवं पिछड़े के अभ्यर्थियों को मानक के अनुरूप आरक्षण नहीं दिया गया। इसके संबंध में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने अपनी बात सरकार के समक्ष अपनी पीड़ा रखी व अनुसूचित जाति आयोग ने भी उक्त भर्ती अनियमितता के लिए सरकार को अपनी रिपोर्ट दी एवं कहा 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित जाति के न्याय न करके आरक्षण नियमों का उल्लंघन किया है। माननीय न्यायालय में भी 19,000 पदों पर आरक्षित वर्ग को भर्ती नियुक्ति देनी है, जिसमें 6800 शेष पदों पर तत्काल देनी है, लेकिन सरकार के द्वारा नियुक्ति हेतु अपनी पीड़ा रखी, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो सका। आरक्षण से वंचित अभ्यर्थियों ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में अपनी याचिका दाखिल की, जिसमें 1 वर्ष बाद सुनवाई के पश्चात राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 29 अप्रैल 2021 को अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को मानक के अनुरूप आरक्षण नहीं मिला। इसके कारण गरीब, बेरोजगार एवं शिक्षित, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति व पिछड़े वर्ग के लोगों में काफ़ी रोष, क्षोभ एवं आक्रोश व्याप्त है। ये लोग बड़ी संख्या में एकत्र होकर सरकार के खिलाफ आंदोलन भी करते हैं। स्थिति कभी भी विस्फोटक हो सकती है। अतः जनहित के अवलंबी लोक महत्व के विषय पर सदन की समस्त कार्रवाई रोककर चर्चा कराई जाने की मांग करता हूँ। मानवर, ये जो विषय है, ये सीधा सीधा जब हम इसको कह देते हैं कि सरकार आरक्षण का ख्याल नहीं रखती है तो खराब भी लगता है और हमें कहना भी कोई बहुत अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब भर्ती निकलती है तो आपने 69,000 शिक्षकों के लिए भर्ती निकाली और भर्ती निकालकर आपने सीधा इसमें उल्लेख है कि 2018 से भर्ती निकालने के बाद 21 मई 2020, 31 मई 2020 को इसमें आपने जब चयन की सूची निकाली तो 67,867 अभ्यर्थियों का आपने चयन की सूची जारी कर दी और उसमें सीधा सीधा ही, तो किसी के भी बहुत ज़्यादा गणतज्ञ की जरूरत नहीं है कि 69,000 में जो आरक्षण है वो क्लियर है कि अनुसूचित जाति को आप इतना आरक्षण देते, अनुसूचित जनजाति को आप इतना आरक्षण देते, पिछड़े वर्ग को आप इतना आरक्षण देते और दिव्यांग को आप इतना आरक्षण देते। जब आपके पास क्लियर है तो फिर कहां भूल करके और आपने इनको बिल्कुल आरक्षण के बाहर कर दिया और 19,000 जब बाद में अब देखो कि सरकार के खिलाफ जो बेरोजगार है फिर वो लड़ने जाए तो कहाँ अनुसूचित जाति जनजाति आयोग में, पिछड़ा वर्ग आयोग में, दिल्ली, लखनऊ, सब जगह ये गए बेचारे दौड़ते दौड़ते 18 से लेके 21 तक ये जब हर जगह गए और जाने के बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 29 अप्रैल 2021 को अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को दी कि आपने 19,000 इनको आपने 19,000 जो पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और दिव्यांग को आरक्षण देना था वो आपने नहीं दिया। क्लियर हो गया कि 19,000 को आपको देना। उसके बाद सरकार ने इस बात को माना और मानने के बाद फिर क्या हुआ कि आप 67,867 की भर्ती कर चुके थे। उन पदों पर आपने सामान्य वर्ग के जो हमारे अभ्यर्थी थे उनको आपने पोस्ट कर दिया, उनको नियुक्त कर दिया। अब आपके पास नौकरी कितने पद कितने बचे? तो आपके पास जो पद बचे 6,000, जो आपके पास 6800 आपके पास पद बचे। 6800 से ज्यादा आपके पास पद ही नहीं थे, 6800 पद बचे क्योंकि इतने लोग 19,000 करने थे, 6800 बचे। फिर इस बात पर सहमति बनी कि आप 6800 को नियुक्ति दे दो। सरकार सहमत हो गई कि हम 6800 को नियुक्ति देंगे और जब 6800 की नियुक्ति की डेट क्लियर हो गई कि हम इनको कब नियुक्ति देंगे
तो इनका जब आपने क्लियर कर दिया कि हम इनको नियुक्ति देने की डेट फिक्स कर दी और 5 जनवरी 2022 को 6800 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की एक सूची बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा जारी कर दी कि इनको हम नौकरी देंगे, सूची जारी हो गई। उसी समय आचार संहिता लग गई। मतलब वही है कि गरीब के ऊपर तो मुसीबत चारों तरफ से टूटती है। तो इधर सूची जारी हुई और उधर आचार संहिता लग गई। तो अब ये हुआ कि आचार संहिता में बाकी सब काम होते रहेंगे, लेकिन वो गरीब के लिए तो कोई नहीं कानून नहीं है। अब वो रोक लग गई। फिर बेसिक शिक्षा के अधिकारियों और चुनाव आयोग के बीच में बैठ के सहमति बनी कि आप इसको अभी रोक लो, जैसे ही चुनाव खत्म होगा हम उनको तुरंत दे देंगे। तो ये सहमति चुनाव के पहले की जिस डेट में आपने बनाई, उस डेट को आप एक तरह से नियुक्ति पत्र जारी कर चुके थे अगर आचार संहिता न लगती। हमारा ये मतलब मूल विषय है। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही आचार संहिता खत्म हुई तो जो आप नियुक्ति दे रहे थे, फिर इसमें क्या बताया गया कि आपने 68,500 की जो आपने की, उसमें से जो सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी थे उन्होंने रिट दायर कर दी कोर्ट में कि ये हमारे में से जा रहा। मतलब अजीब, इतनी मारा मारी है ना कि आदमी जब मर रहा है तो वो क्या करे, उधर भी बेरोजगारी इधर भी बेरोजगारी। तो वो आपस में सामान्य वर्ग के दलित और पिछड़े और दिव्यांग आमने सामने आ गए। उन्होंने कोर्ट में किया तो कोर्ट में सरकार की लचर पैर दी। सरकार ने वहां क्या कह दिया, भाई हम कह रहे कि 69,000 की जो आपने भर्ती निकाली है, जिस 69,000 में हमें 19,000 पद मिलने चाहिए थे, उसमें से आपने सामान्य वर्ग को दे दिए, उसमें से 6800 जब क्लियर हुआ उसमें हमें देनी है। इन्होंने कोर्ट में क्या कह दिया कि जो 68,500 की भर्ती दूसरी है, उसमें से जो हमें पद बचे थे हम उसमें से दे रहे। मतलब सरकार ने इनको, अब झूठ शब्द असंसदीय हम नहीं कहेंगे, लेकिन आपको सोचना चाहिए कि आप बोल क्या रहे। माननीय अदालत में जब पहुंच गए तो आपने ये बोल दिया, तो माननीय अदालत ने क्या कर दिया, माननीय अदालत ने कहा नहीं, आपने जब गलत तरीके से आरक्षित वर्ग के सीटों पर सामान्य वर्ग के लोगों को भरा है, तो आप नई वैकेंसी में से इनको नहीं दे सकते, आप उसी 69,000 में से दो। तो मामला क्या फंस गया कि जब 69,000 में देंगे तो जिनको आरक्षित श्रेणी के पदों पर आप भर्ती कर चुके थे सामान्य वर्ग की, तो सामान्य वर्ग को फिर हटा के खाली कराएं और उन पर आप आरक्षित वर्ग को करें। तो ये मामला उलझ गया। अब वो कोर्ट में, तो जो बड़े वकील कोर्ट का भी ये होता है, आरोप नहीं लगाना है कि, लेकिन इतना तो कह ही सकते हैं कि वहां हर वकील की फीस अलग होती है। गरीब आदमी सामान्य वकील करता है और ऐसे ऐसे भी वकील हैं कि जो एक एक दिन के 10-10 लाख जी नहीं। इस तरह की टिप्पणी और समय का भी आज अभाव है, तो समय का अभाव तो है ही सरकार के पास, और आपके पास दिल का भी अभाव है। और ये जब आप सड़क पर पहुंचेंगे, वैसे आपको चुनाव लड़ने जाएंगे, अगर आप चुनाव लड़ने जाएंगे दरवाजे हाथ जोड़कर जब भीख मांगेगे उसी आदमी से, तो आपकी नजर नहीं मिल पाएगी। मान्य अम्बेडकर नजर मिलाने में नजर झुक जाएगी कि आपने सदन में अम्बेडकर जी समय का विषय पर बोलिए, विषय पर वो भी कह देगा कि समय का अभाव है, आप इधर चले जाओ। अम्बेडकर जी विषय ये मानवर वरिष्ठ मंत्री हैं, अधिकारी भी रहे, अब अधिकारी को उससे बाहर निकले, थोड़ा जनता के हित का चश्मा चढ़ाएं। मानवर हमारा स्पष्ट है कि आपने उस दिन से लेकर दर दर वो भटक रहे, और जो 68,000 जो आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं वो सबके दरवाजे जा रहे। सबसे पहले कहां जा रहे, सरकार के माननीय मंत्री जी के यहाँ। तो उनको क्या मिल रहा, लाठी। आप सरकार के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर भी गए, उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम इनके दरवाजे जा रहे, हमें न्याय मिल जाए, वहां भी उनको लाठी मिली। सबके कल वो हमारी नेता बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री माननीय बहन कुमारी मायावती जी के आवास पर, कार्यालय पर कल वो सभी लोग आए और आकर वहां पर बैठक थी तो पूरा बाहर रोड जाम कर दिया। लेकिन बैठक के बाद जैसे ही पता चला कि ये लोग आए तो माननीय बहन जी ने उसमें 4-5 लोगों को अंदर बात करने के लिए बुलाया, उनसे बात की, कहा कि हमारी बात सरकार तक पहुंच जाए।
कि सरकार कम से कम हमारा जो हिस्सा है आप कहां से देंगे, हमसे क्या मतलब है। आपने हमारा हिस्सा लेके किसी को दे दिया, हमसे क्या है, हमारा हिस्सा है आप हमें दे दो। तो माननीय बहन जी ने इस पर कल ट्वीट भी किया है। उत्तर प्रदेश के चर्चित शिक्षक भर्ती में एससी व ओबीसी समाज के आरक्षण को सही से नहीं लागू किए जाने के विरुद्ध जरूरी सुधार की मांग को लेकर हजारों अभ्यर्थी यहां लगातार आंदोलित हैं तथा दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। सरकार इनके साथ तुरंत न्याय सुनिश्चित करे, बीएसपी की यह मांग। चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछड़ा वर्ग आयोग, राजस्व परिषद तथा माननीय कोर्ट ने भी सरकार से भर्ती सूची पर फिर से विचार करने को कहा है। ऐसे में राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह पीड़ितों को न्याय दिलाने की तुरंत व्यवस्था करे। मानवर हमारा आज के अवलंबनी लोक महत्व के विषय पर जो हजारों बेरोजगार, गरीब, कमजोर, अनुसूचित जात, पिछड़े वर्ग, दिव्यांग समाज के अभ्यर्थियों का है, सरकार से हमारा अनुरोध है मानवर आपसे के पीठ से कि आप उनको 6800 का जो आपने क्लियर किया है कि इनको नियुक्ति का आपने जारी कर दी, उनको नियुक्ति देने की मानवर हम अनुरोध करते हैं। इसी के साथ इस अवलंबनी लोक मत के विषय पर हम सदन की समस्त कार्रवाई रोककर चर्चा कराई जाने की मांग। ठीक है, माननीय नेता सदन, माननीय मंत्री कौन बोलेगा? माननीय मंत्री जी, बेसिक शिक्षा मंत्री। माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य, जिस 69,000 भर्ती के बारे में चर्चा कर रहे हैं, 69,000 भर्ती का प्रकरण को लेकर के सरकार पूरी तरह से गंभीर है और सरकार के द्वारा हर उचित निर्णय लिया गया कि इस भर्ती में जो अनियमितताएं हुई हैं उस अनियमितताओं को ठीक किया जाए। सरकार के द्वारा एक 6800 की सूची को भी बना करके जारी किया गया, लेकिन वर्तमान में ये जो 69,000 भर्ती का प्रकरण है ये कोर्ट में चल रहा है और इसकी आने वाली जो 4 तारीख है, 4 तारीख से लगातार कंटिन्यूअस हियरिंग भी प्रारंभ होने वाली है। हमारी द्वारा, सरकार के द्वारा ये पूरा प्रयास किया जा रहा है कि इस 69,000 भर्ती में जो भी विसंगतियां हैं उनको दूर किया जाए, लेकिन माननीय न्यायालय में ये केस चल रहा है और माननीय न्यायालय से जब तक हम लोगों को कोई निर्देश नहीं प्राप्त हो जाते हैं सीधे, तब तक हम इसमें कोई भी निर्णय लेने में असमर्थ हैं। और 6800 की सूची के बारे में जहां तक माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया, इस 6800 की सूची को सरकार के द्वारा, हम सब लोगों के द्वारा बनाया गया, लेकिन कोर्ट ने इस सूची को भी क्वैश कर दिया गया है और वर्तमान में ये पूरा प्रकरण अभी माननीय न्यायालय के अधीन है और उनका जो भी निर्णय होगा माननीय न्यायालय का, उसके द्वारा इस पे उसके अनुसार काम किया जाएगा। स्वीकार, सरकार को आवश्यक कार्रवाई सुंदर हो गया। अम्बेडकर, अगली सूचना क्या बोलेंगे? सिर्फ ये है 6800 की सूची को आप स्वीकार कर रहे हैं कि हमने 6800 की सूची निकाली, आपकी बैलेट है, आप अदालत में ये कह दें कि हमने ये 6800 की सूची निकाली, हमें इस पर भर्ती करना चाह रहे। अम्बेडकर जी बैठिए, सरकार वो अदालत में, अम्बेडकर जी सरकार उनको जो कहना होगा वो कहेंगे। मानवर हम आप बताओगे उनको क्या कहना है? हम मतलब आप क्यों बताएंगे कि क्या निवेदन तो करेंगे कि सरकार अदालत में क्या कहे। ठीक है, आप बैठिए। अगली सूचना श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी की थी, लेकिन ये 28 नवंबर को समाजवादी पार्टी ने विषय